एक छोटे से गांव का गरीब लड़का जो 17 घंटे काम करता था एक वक्त के खाने के लिए, कैसे उसने 1 लाख करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बना दी। मैं बात कर रहा हूं Hyundai के ओनर चंग जू यंग की। Hyundai को एक स्मॉल कोरियन कंपनी के नाम से जाना जाता था, तो चीप, अगली, अनरिलायबल कार्स बनाती थी, जिस कंपनी का लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे अगर इस कंपनी के सिवाय एक पेट्रोल पंप खोल लोगे तो उससे दुगने वैल्यूएशन की कंपनी तो एक पेट्रोल पंप भी बना देगा। लेकिन आज के टाइम पे वही Hyundai कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स बना रही है। जितने भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं ऑटोमोबाइल की कंपनी में, उन्हें टक्कर दे रही है। लेकिन Hyundai इतनी बड़ी बनी कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। चंग जू यंग का जन्म 1915 में हुआ हांगकांग के एक छोटे से गांव में, जो कि आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया में आती है। जिस टाइम पे पूरे कोरिया पे जापान का कब्जा था, उस टाइम पे एक छोटी सी गरीब फैमिली में जन्म हुआ चंग जू यंग का। और चंग जू यंग की फैमिली 17 घंटे खेतों पे काम करती थी एक टाइम के खाने के लिए। लेकिन चंग जू यंग चाहते थे एक स्कूल टीचर बनना और अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। काम करने के घर में उन्होंने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और पूरे टाइम खेतों पे काम करना शुरू कर दिया और गांव से गांव जाते थे लकड़ियां बेचने के लिए। और चंग जू यंग सोचते थे कि क्या मैं एक किसान ही बन के रह जाऊंगा, क्या मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। और जैसे मेरे पिता को इतना काम करना पड़ता है खेतों में एक वक्त के खाने के लिए, क्या मुझे भी इतना ही काम करना पड़ेगा। इन्हीं सब थॉट्स ने चंग जू यंग का दिमाग खराब कर दिया और फ्रस्ट्रेट कर दिया। और अब वो सोचने लगे एक नए काम के बारे में जहां से उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके और वो खुद को और अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल सके। तो 16 साल की उम्र में वो अपने दोस्त के साथ गांव छोड़ के भाग जाते हैं और कोरिया के सबसे डेंजरस पार्ट से 160 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचते हैं कोन, जो कि आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया में आता है, जहां पे उन्हें काम मिलता है एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का। वहां पे उन्हें कोई ज्यादा पैसे तो दिए नहीं जाते, लेकिन तब भी वो उन पैसों से खुश थे। और उस चीज से उन्हें ये समझ में आ गया था कि खेती के सिवाय भी बहुत सारे काम होते हैं जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बट ये सब चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि 2 महीने बाद ही उनके घर से भागने के उनके पिताजी उन्हें वापस घर ले आते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, क्योंकि अब चंग जू यंग ने ये चीज सोच ली थी कि उन्हें खेती तो नहीं करनी, उन्हें कुछ अच्छा काम करना है, उन्हें कुछ बड़ा काम करना है जिससे उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके। और उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि खेती करके वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते और इस गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। और 2 साल के अंदर वो 2 बार दोबारा घर से भाग गए, लेकिन उनके पिताजी बार बार उन्हें पकड़ के ले आते थे और उनके पिताजी कहते थे कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो जिसने अभी 6th क्लास पास करी है। और उनके पिताजी कहते थे कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं उनकी नौकरी भी सोल में नहीं लग पाती, तो तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हारे तो क्या ही लगेगी। लेकिन ये शब्द काफी नहीं थे एक जवान लड़के को उसकी मंजिल तक रोकने के लिए। अब वो जवान लड़का चौथी और आखिरी बार दोबारा भागने का ठानता है। यही वो टाइम था जहां से असली कहानी शुरू होती है। जब वो सोल पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें जो भी काम मिलता है उसे करना शुरू कर देते हैं। लेबर भी बने, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी बने और हैंडीमैन का भी उन्होंने काम किया। लेकिन ये सब करते करते उन्हें एक जगह काम मिला, बोकंग राइस स्टोर पे। उस जगह पे वो एक डिलीवरी मैन के रूप में एम्प्लॉयड थे, जहां पे वो चावलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे अपनी साइकिल पे। लेकिन ये जॉब उनकी पुरानी जॉब की तरह नहीं थी, ये स्टेबल थी और अच्छा खासा उन्हें वहां से पैसा भी मिलता था। और उस स्टोर का जो मालिक था वो चंग जू यंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस था, उनके काम से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। और उस स्टोर का मालिक इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही चंग जू यंग को उस स्टोर का अकाउंटेंट बना दिया। लेकिन कुछ आने वाले सालों में जो ओनर का मालिक था उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी और उन्हें जल्दी रियलाइज हुआ कि वो ज्यादा टाइम तक शॉप नहीं रन कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ये बिजनेस को जो मेरा यंग एम्प्लॉय है उसे बेच देता हूं। और चंग जू यंग 22 साल की उम्र में उस स्टोर के मालिक बन जाते हैं। अब चंग जू यंग के पास अपना एक खुद का बिजनेस था और यहाँ पे उन्होंने अपने बिजनेस का नाम चेंज करके क्यूंगिल राइस स्टोर रख दिया था और अपनी सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। और हर साल उनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर रहा था। लेकिन ये सब चीज ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि जो जापानीज गवर्नमेंट कोरिया पे कंट्रोल करती थी उन्होंने राइस रेशनिंग सिस्टम कोरिया में ला दिया था, क्योंकि उस टाइम पे एक वॉर चल रही थी जिसमें उनकी आर्मी को राइस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उन्होंने सारे स्टोर्स पे अपना कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बिजनेस बंद हो गए। उनमें से एक बिजनेस था चंग जू यंग का। अब इनके पास कुछ बचा नहीं था तो इन्हें वापस अपने गांव जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना विजन को नहीं छोड़ा एक अच्छे फ्यूचर के लिए।
और 1940 में दोबारा उन्होंने सोचा कि अब मुझे दोबारा शहर की तरफ जाना चाहिए और अब उन्होंने एक नया बिजनेस खोलने का ट्राई किया और इन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसा बिजनेस खोलना है जिसमें जापानीज गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल ना कर सके और इसे बंद ना कर सके। और उन्हें एक चीज फिगर आउट करी कि अब मुझे कार रिपेयर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो उन्होंने अब बैंक से लोन लिया और एक कार रिपेयर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस का नाम था द एडो सर्विस गैराज। उस टाइम पे ऑटोमोबाइल बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी ज्यादा शॉप्स शहर में नहीं थी और जो कुछ शॉप्स थी वो ज्यादा टाइम लेती थी गाड़ी को रिपेयर करने में और ज्यादा पैसा भी लेती थी। लेकिन चंग जू यंग को कुछ भी नहीं पता था कार्स के बारे में, तो उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिक हायर कर लिया था और अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर देते हैं और सबसे कम रेट में कार की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं शहर में। धीरे धीरे उनका ये बिजनेस चलना स्टार्ट हो गया और उन्होंने और ज्यादा मैकेनिक्स हायर करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये चीज भी ज्यादा नहीं चली, फिर से एक नया ट्विस्ट इस कहानी में आता है। कुछ महीने बाद ही उनके उस गैराज में आग लग गई और साथ में सारे इक्विपमेंट्स और कस्टमर्स की कार भी जल गई, जिसकी वजह से वो एक बहुत ज्यादा सीरियस इशू में आ गए क्योंकि अब उनके पास बहुत ज्यादा उधार हो गया था जिन्हें वो चुका नहीं पा रहे थे। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अब वो एक दूसरा लोन ले उस पुराने लोन को चुकाने के लिए। तो अब उन्होंने एक नया लोन लिया और एक नई रिपेयरिंग की शॉप ओपन करी। जल्दी उन्हें वहां से नए कस्टमर्स और बड़े कस्टमर्स मिलना शुरू हो गए और अगले 2 साल में ही द एडो सर्विस गैराज सिटी में वन ऑफ द बेस्ट ऑटो रिपेयरिंग स्पॉट्स बन गया और अब उनके एम्प्लॉइज 20 से 80 हो चुके थे। लेकिन अब वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले एक ट्विस्ट और आता है। जापान ने अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी थी और जापानीज गवर्नमेंट ने उनके सर्विस गैराज को भी कब्जे में ले लिया, उसे अपने एक स्टील गैराज में कन्वर्ट कर दिया जहां पे उनके इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होते थे। और वॉर की वजह से वहां पे रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई हो गए। इनके पास अब कोई और चॉइस नहीं बची थी वापस अपने गांव जाने के सिवाय। लेकिन इस टाइम उनकी जेब खाली नहीं थी, उन्होंने मैनेज कर लिए थे 50,000 वॉन्स उस टाइम पे और सेव करके रख लिए थे। और अब वो दोबारा सोचना स्टार्ट कर देते कि मैं क्या चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं। द बर्थ ऑफ ह्यूंडई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के टाइम पे थी और कोरिया को स्वतंत्रता मिल गई थी जापानीज एम्पायर से, तब बिना किसी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के चंग जू यंग ने अपना सर्विस सेंटर दोबारा ओपन किया और उसका नाम रखा ह्यूंडई ऑटो सर्विस सेंटर। और इंग्लिश में ह्यूंडई का मतलब होता है मॉडर्न। और उन्होंने अपनी सर्विस यूएस के मिलिट्री ट्रक्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी और अब वो अपनी फैमिली के साथ एक नई एस्टेब्लिश्ड कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं जिसका नाम था साउथ कोरिया। ये सब तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अब उन्हें एक नया बिजनेस खोलना चाहिए जिसका नाम था ह्यूंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी, जहां पे उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के 10 मिलियन वॉन तक मिलते थे और वो शौक में थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट के इतने पैसे भी क्या मिल सकते हैं। कंपनी को तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें इनिशियली यूएस आर्मी क्वार्टर्स, ऑक्सिलरी साइट और बिल्डिंग्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। और 1950 के आते आते अब कंपनी ने कुछ अच्छी प्रोग्रेस करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये चीज यहां तक रुकी नहीं, फिर से एक और ट्विस्ट आता है। नॉर्थ कोरिया ने एक मैसिव अटैक कर दिया था साउथ कोरिया के ऊपर, जिसकी वजह से चंग को अपनी जगह और अपनी सिटी को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ा और अब वो सियोल से बुसान आ गए थे और अब अपने भाई के साथ अलग अलग बिजनेस ट्राई करते थे वुहान में। तो अब वो यूएस से हेल्प मांगना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हमें बचा लो नॉर्थ कोरिया से। अब चंग जू यंग अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से हजारों में घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं साउथ कोरिया के सिटीजन्स के लिए और वहां के आर्मी सर्वेंट्स के लिए और उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है यूएस आर्मी के साथ और अब वो और ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स भी करने स्टार्ट कर देते हैं। और उसी सेम टाइम पे साउथ कोरिया की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही थी और उस टाइम पे साउथ कोरिया वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री थी पूरे एशिया में और इसके रिस्पॉन्स में यूएस गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड करे साउथ कोरिया को अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए। और चुंग ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी और वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, द रिस्टोरेशन ऑफ गोरियोंग ब्रिज। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं गया जैसा कि उन्होंने सोचा था, क्योंकि चंग उस टाइम पे एक नेटिव थे और उनके पास उतने नेसेसरी इक्विपमेंट्स नहीं थे जो उस ब्रिज में बनाने के लिए लग रहे थे और ना ही उनके पास उतनी सेफ्टी रेगुलेशंस थी और ना ही उनके पास उतना एक्सपीरियंस था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो अंजाम दे सके, जिसकी वजह से वो ब्रिज में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे और बढ़ती महंगाई भी उन्हें बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी, जिसकी वजह से उन्हें एक और लोन लेना पड़ा और उनके भाई ने अपना घर बेच दिया था लोन लेने के लिए। लेकिन उन्होंने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं और अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट करके ब्रिज को कंप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से चंग जू यंग को बहुत ज्यादा दुख हुआ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बल्कि साउथ कोरिया सबसे बड़ा बिजनेस ही बनाएंगे। द स्टार्टिंग ऑफ ह्यूंडई मोटर्स। अब कोरियन गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी एस्टेब्लिश कर रही थी और वो चाहती थी कि साउथ कोरिया की कंपनी कुछ ऐसी गाड़ियां बनाए जो कि वहां के सिटीजन्स के लिए अफोर्डेबल
एक्सेसिबल और चीपर हो, लेकिन कंट्री के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे और उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से चंग जुएंग ने सोचा कि अब मुझे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में दोबारा एंट्री लेनी चाहिए। 1967 में Hyundai मोटर कंपनी को फाउंड करा और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा फोर्ड मोटर्स के साथ में और एक बहुत बड़ा प्लांट एस्टेब्लिश करा उल्सान में, साउथ कोरिया की सिटी में। और 6 मंथ के अंदर पूरी Hyundai कंपनी सेट हो चुकी थी और उन्होंने अपनी फर्स्ट कार लॉन्च करी और पहली कार फैक्ट्री से बाहर निकली द Hyundai Cortina। और इस कार को वहां के लोकल सिटीजन के लिए बनाया गया था। कंट्री में तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी और बहुत ज्यादा पसंद हो रही थी, लेकिन सेम कार ओवर द सीज बहुत ज्यादा बेकार बताई जा रही थी और उस कार का उतना ही ज्यादा वहां पे नाम गिर रहा था। ये कार अच्छी रोड पे तो अच्छी चल सकती थी, लेकिन जो पुअर कंडीशंस थी साउथ कोरिया में रोड की, उसकी वजह से वो कार उतना अच्छा वहां परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से कोरिया में एक हंसी का मुद्दा बन के रह गई और लोगों ने उसे एक यूजलेस कार के नाम से जानना शुरू कर दिया। लोगों ने पेमेंट बीच में रोक दी और सेम टाइम पे Hyundai कंपनी एक सीवियर फ्लड से अफेक्ट हुई सितंबर 1969 में, जिसकी वजह से उनके मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स और कार्स पानी में पूरी तरह से बर्बाद हो गई और कोर्टिना की मोस्ट ऑफ द यूनिट्स के अंदर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमर्स फैले कि Hyundai पानी भरी हुई कोर्टिना को सेल कर रहा है और बेकार मॉडल्स को सेल कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी बैंकरप्सी पे आ गई। इस सब चीज के बाद भी जब लोग चंग जुएंग को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देते कि अब आपको कंपनी बंद कर देनी चाहिए, उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि आई विल नेवर टेक डाउन अ सिंगल Hyundai शोरूम, इवन इफ अ बिजनेस इज स्ट्रगलिंग एंड एवरीथिंग सीम्स होपलेस, आई विल मेक इट वर्क। ये वर्ड्स थे चंग जुएंग के उस टाइम पे जब सब लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करा और इसी एटीट्यूड की वजह से उन्होंने Hyundai को बंद नहीं करा और ज्यादा नए व्हीकल्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे जैसे टाइम बीता और कोरिया की रोड कंडीशंस अच्छी और इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई, कोर्टिना ने फिर से अच्छी सेल्स गेन करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन उसी टाइम पे अब चीजें और ज्यादा खराब होनी स्टार्ट हो गई, जिस टाइम पे उनकी डील फोर्ड के साथ हुई थी। और अब चंग जुएंग ने एक मैसिव डिसीजन लिया नई 3 लाख कार्स मैन्युफैक्चर करने का, जिसकी वजह से कंपनी भी शौक में थी। चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरिया की इकोनॉमी हर साल तेजी से ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से लोग पॉवर्टी से निकल के इकोनॉमिकली ग्रो हो रहे थे, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी और Hyundai की अब नई कार्स को मोस्टली एक्सपोर्ट करके बेचने के लिए बनाया जा रहा था। 1980 में ये फैक्ट्री लॉन्च हुई और 1982 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के बाद Hyundai ने अपनी कार लॉन्च करी पोनी 2। ये कार साउथ कोरिया में सुपरहिट रही, साथ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन ऑटोमोबाइल की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट यूएसए को अभी भी Hyundai को डोमिनेट करना बच रहा था और Hyundai उस एक साल में 4 लाख से ज्यादा कार्स बेच के प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। Hyundai अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी के नाम पे स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन एक डिसेंट कार कंपनी से एक सक्सेसफुल कार कंपनी बनने के लिए उनका यूएसए में डोमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। Hyundai ने जब यूएस मार्केट को स्टडी करा तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार्स का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कार्स का मिड एंड लार्ज कार्स में ऑलरेडी कट थ्रू बहुत हाई है, इसलिए Hyundai ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया। वहां पे कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में Hyundai ने देखा कि वहां पे सेकंड हैंड कार का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा था। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस पे नई कार्स बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम था Hyundai Excel, जिसकी 5 साल की वारंटी भी थी। और इस स्ट्रेटजी ने यूएस की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया और जो सेकंड हैंड कार के बायर्स थे वो अब सीधा Hyundai Excel पे शिफ्ट हो गए। 1986 में Hyundai ने यूएस में 1,70,000 एक्सेल्स बेची और 1987 में 2,60,000 और उस साल यूएस में Hyundai Excel टॉप मोस्ट एक्सपोर्टेड सेल कार बन गई। और यूएस में उस टाइम पे इनिशियली इतनी ज्यादा सक्सेस किसी और कार ब्रांड ने नहीं देखी थी और इसी के साथ Hyundai ग्लोबल मार्केट में भी एक मेजर कार कंपनी बन गई। और उसी साल 72 की एज में चंग जुएंग ने Hyundai से रिटायरमेंट ले ली और अपना सारा काम अपने भाई और अपने बेटों के ऊपर सौंप दिया और पहले ही जैसे डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। सो ये थी कहानी Hyundai मोटर्स की, कैसे एक गरीब बच्चा जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं था उसने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।